हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट की, मतलब कि हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हीट रेडिएशन एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हीट ट्रांसफर का सेकंड पार्ट, हीट ट्रांसफर का सेकंड कंसेप्ट, मतलब कि हीट कन्वेक्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो हीट कन्वेक्शन के अंदर आप लोग याद कीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हीट कन्वेक्शन किसे बोलते हैं। जहां पे हीट ट्रांसफर होगा उसके अंदर पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करके हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे, उसे पहुंचाएंगे। जिसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था वाटर को। जब आप लोग पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है कि वहां पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पार्टिकल्स एक्चुअली मूव होते हैं। कैसे भाई? तो सिंपली आप लोग इसे नीचे से जब गर्म करोगे तो नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे, बॉटम पार्टिकल्स वाटर के, वो वाटर के पार्टिकल्स जब गर्म होंगे तो क्या होंगे? लाइट हो जाएंगे। लाइट हो जाएंगे तो वो ड्यू टू बॉयंसी, उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा और बॉयंसी की वजह से वो क्या करेंगे? ऊपर की हो जाएंगे। और ऊपर के जो मोर डेंस, ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होंगे वो ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे आएंगे भाई? नीचे आएंगे। तो ऊपर का पानी नीचे आएगा, वो गर्म होगा, फिर से वो पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। ऊपर का जो ठंडा पानी होगा, जो डेंस पानी होगा, वो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस फिर से नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और उस तरह से पूरा पानी गर्म होगा और वहां पे पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करेंगे। दैट इज कॉल्ड हीट कन्वेक्शन। ओके, फिर हम लोगों ने बात की थी भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कन्वेक्शन, नेचुरल एंड फोर्स्ड। ठीक है, नेचुरल में हमने बात की थी कि जहां पे पार्टिकल्स नेचुरली मूवमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल वहां पे हम लोगों ने 3 एग्जांपल बहुत ही डिटेल में स्टडी किए थे। सी ब्रीज, जहां पे हम लोग अभी आगे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सी ब्रीज, फिर ट्रेड वाइंड और ग्राउंड वेव्स। और सामने की ओर जब हम फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करें तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं भाई? फोर्सफुली, जबरदस्ती पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं। जैसे कि फैन की मदद से, या तो आप लोग बोल सकते हो स्टीरर की मदद से, या तो कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी मदद से आप लोग उन पार्टिकल्स को मूव करवाओगे और हीट कन्वर्शन को प्रोड्यूस करोगे। जिसके मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए थे। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर फैन इन योर रूम, फिर आप लोग बोल सकते हो एग्जॉस्टर फैन, जो क्या करता है? जबरदस्ती हीट को बाहर की ओर फेंकता है, एग्जॉस्ट करता है। फिर अपने बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट होगा वो क्या करेगा? फोर्सफुली पूरे ब्लड को अपने शरीर में, अपने बॉडी में क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा, जिससे अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप लोग फोर्स्ड कन्वर्शन के लिए भी सोच सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था ऑटोमोबाइल के अंदर गाड़ी को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर या तो आप लोग साइलेंसर का यूज करते हो, वहां पे भी फोर्सफुली आप लोग हीट को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने बात की थी सी ब्रीज की। सी ब्रीज में क्या होता है? जो ठंडी लहरें, मतलब कि ठंडा पवन आता है, वो कैसे आता है? सिंपल सी बात है, जब दिन की बात होगी तो दिन में आपको सी ब्रीज देखने मिलेगा कि जब जमीन की जो एयर होगी भाई वो एक ज्यादा गर्म होगी पानी के कंपैरिजन में। क्यों? बिकॉज पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, उसे गर्म होने में एज वेल एज ठंडा होने में देर लगेगा। जबकि जमीन, मतलब ग्राउंड पे जो मटेरियल होगा वो क्या होगा भाई? जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो होगा क्या कि गर्म होकर उसकी जो नजदीक की हवा होगी वो कहाँ पे जाएगी? लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो ऊपर की ओर जाएगी। नीचे की हवा जब ऊपर की ओर जाएगी तो उससे कंपेंसेट करने के लिए, उससे बैलेंस करने के लिए जो सी होगा उसमें से हवा कहाँ पे आएगी? ग्राउंड पे आएगी। ऑब्वियसली सी की जो हवा होगी वो ग्राउंड के हिसाब से क्या होगी? ग्राउंड की कंपेरिजन में थोड़ा कम गर्म होगी, थोड़ी ठंडी होगी। तो वो हवा हमारी ओर आएगी और हमें ठंडे पवन का एहसास होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। फिर हम लोगों ने बात की थी ग्राउंड वेव, जो रात को दिखने मिलेगा। रात को क्या होगा? उल्टा होगा कि रात को जो जमीन जल्दी से गर्म हुई थी वही जमीन जल्दी से ठंडी हो जाएगी। उसके ऑपोजिट में क्या होगा भाई? पानी देर से गर्म हुआ था वो देर से ठंडा होगा, तो उसमें से क्या होगा भाई? गर्म एयर निकलेगा। ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। तो ग्राउंड में से जो ठंडा एयर होगा वो क्या करेगा? उसे कंपेंसेट करने के लिए ग्राउंड से
पानी की ओर या तो सी की ओर जाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्राउंड वेव। और सेम हम लोगों ने बात की थी ट्रेड वाइन के लिए कि जो वाइन कहाँ जाएगा, इक्वेटर से नॉर्थ, मतलब या तो बोल सकते हो पोल्स की ओर बहेगा, जिसको आप बोलोगे ट्रेड वाइन। ओके, तो वो सब हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चलिए भाई, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग हीट ट्रांसफर का लास्ट पार्ट अभी पढ़ने वाले हैं, that is heat radiation. We already know there are three types of radiation: heat conduction, heat convection, and heat radiation. Heat conduction, in which particles will not move, only they will vibrate due to temperature difference, and due to temperature difference they will conduct the heat, that is called heat conduction. In heat convection, the particles will actually move and they will transfer the heat by movement, ready, and they will transfer the heat. And in heat radiation there is no requirement of any medium, कुछ भी मीडियम की जरूर नहीं है भाई, पार्टिकल्स मूवमेंट करे या ना करे, आपके पास मीडियम हो या ना हो, वाइब्रेशन हो या ना हो, हीट रेडिएशन तो होगा ही। तो वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, मतलब कि उसकी डेफिनेशन से, ठीक है, हीट रेडिएशन की डेफिनेशन से। द रेडिएशन, the radiation, or you can say the transfer of heat, in which heat will transfer, the radiation in which heat will transfer without any medium, is called, without any medium is called heat radiation. ठीक है, उससे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, और अगर मीडियम होगा तो भी ये तो ट्रांसफर होगा ही, ठीक है, विदाउट एनी मीडियम, इफ हीट ट्रांसफर देन यू कैन से हीट रेडिएशन। ओके, तो चलो थोड़ा दिमाग चलाइए। आप लोगों ने 9th में स्टडी किया हुआ है कि अगर किसी वेव को अगर मीडियम की जरूरत पड़ती है तो उसे मैकेनिकल वेव बोला जाता है, ठीक है। द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट टू मूव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। और जो वेव्स जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती मूवमेंट या तो प्रोपोगेशन करने के लिए, दैट आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मेरे भाई, जो सन में से जो रेज निकलते हैं, जो वेव्स निकलते हैं, ऑल दोज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। मीन्स कि सन में से जितने भी वेव्स निकलते हैं उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है, सन में से जब वेव आते हैं तो सन के आसपास थोड़ी ना कोई मीडियम है, वहां पे तो वैक्यूम होगा ना, फिर भी हमारे तक वेव्स पहुंचते हैं। दैट मीन्स कि दे डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम। तो थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे भी जो रेडिएशन हो रहा है उससे भी मीडियम की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी मीडियम। दैट मीन्स क्या होगा भाई, यहाँ पे जो रेडिएशन होगा ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम टू ट्रांसफर और टू प्रोपोगेट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, समझ गए आप लोग, हीट रेडिएशन कौन से वेव के फॉर्म में होगा या तो कौन से फॉर्म में होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हीट रेडिएशन की, उस वेव की, राइट। हियर the heat radiation, here the heat radiation will be in the form of electromagnetic waves, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा चैप्टर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 8 स्टडी करोगे, जिसका नाम ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो थोड़ा दिमाग चले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कौन से वेव्स आएंगे, एग्जैक्टली 7 वेव्स आएंगे। विजिबल लाइट, उसमें भी क्या होगी भाई, हीट होगी कि नहीं होगी, सोच लीजिए आप लोग येलो लैंप जब ऑन करते हो तो उसमें क्या होता है, लाइट भी मिलता है और थोड़ा गर्म भी होता है ना, गर्मी भी मिलता है। फिर माइक्रोवेव, जो आप लोग ओवन में यूज करते हो, माइक्रोवेव वेव्स। फिर आएगा अल्ट्रा वायलेट, जो सन में से निकलता है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। फिर एक्सरे, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज और इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, ऑल दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे मेरे भाई जो हीट का रेडिएशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होगा और आप तक पहुंचेगा, जिससे
मीडियम की जरूर नहीं है। तो सन में से जो वेव्स निकलते हैं वो भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, मींस दे डोंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। रेडी? तो ये होगा आपका सेकंड पॉइंट, हीट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा और ये हीट आप तक पहुंचेगी। जब आप लोग फायर से दूर खड़े होगे तो भी आपको थोड़ा गर्मी महसूस होगा। दैट मीन्स कि आप तक जो हीट है वो वेव्स के जरिए आप तक पहुंच रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चलो। So the heat energy, or also you can say the thermal energy. So the heat energy, or you can say thermal energy, which will transfer in the form of EM waves। अब मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूं, ठीक है। EM मतलब आप लोग समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ EM waves is called रेडिएंट एनर्जी। जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो एमिट हो रही है, इसे आप लोग क्या बोलोगे? रेडिएंट एनर्जी बोलोगे। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी विच विल एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलोगे? रेडिएंट एनर्जी बोलोगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आपको काम आएगा। every substance will emit मतलब बाहर निकलना, ठीक है। every substance will emit रेडिएंट एनर्जी। इसलिए मैंने आपको पहले रेडिएंट एनर्जी को डिफाइन करके बताया, ठीक है। एवरी सब्सटेंस विल एमिट, अपने में से दुनिया का कोई भी सब्सटेंस अपने में से किसी भी टाइम अपने टेम्परेचर के मुताबिक रेडिएशन करेगा। कोई भी, आपका बॉडी भी फिलहाल अभी भी इसी टाइम पे आपका बॉडी भी रेडिएशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सा? मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ, इंफ्रारेड रेज। आपके बॉडी में से अभी भी, ठीक है, इसी टाइम भी इंफ्रारेड वेव्स निकलते होंगे और इंफ्रारेड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो वो एग्जांपल आप लोग याद रखना है। एवरी सब्सटेंस विल एमिट रेडिएंट एनर्जी, every substance will emit radiant energy as per their temperature। जिसका जितना टेम्परेचर उतना उसका रेडिएंट एनर्जी as per their temperature। and they will emit the EM waves with certain frequency के साथ, with certain frequency। ready? and energy is called थर्मल रेडिएशन। जैसे ही आप लोग ये वीडियो कंप्लीट करो, आप लोग जितना मैंने करवाया हुआ है उतना आप लोग टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना। कुछ चीजें आपकी बुक में नहीं होंगी, कुछ चीजें होंगी, ठीक है। तो समझ में तो आपको पूरा आ जाएगा, आप लोग वर्ड टू वर्ड टिक कर लेना, ठीक है। कंप्लीट पूरा थ्योरी नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी भी हीट रेडिएशन और भी आप लोगों को 1-2 लेक्चर और मिलेंगे, फिर ये हीट रेडिएशन कंप्लीट होगा। यहाँ पे तो हम लोग बेसिक की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस याद रखना, कोई भी सब्सटेंस वो अपने में से एनर्जी को रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स एज पर द टेम्परेचर। जितना जिसका टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एमिशन करेगा, उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो कम एमिशन करेगा, लेकिन वो एमिशन तो करेगा ही, राइट। दे विल एमिट द एनर्जी विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, जिसे आप लोग बोलते हो थर्मल रेडिएशन। तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस कभी भी किसी भी टाइम
थर्मल रेडिएशन करता होगा। रेडी? ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपकी बुक में कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक इस लाइन से जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एवरी सब्सटेंस will emit or absorb the radiant energy कोई भी तरह का सब्सटेंस अपने में से एनर्जी को एमिट या तो एब्जॉर्ब करता ही होगा किसी भी टाइम। इस टाइम भी हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी क्या करेगी, कुछ ना कुछ रेडिएशन करती होगी अपने टेम्परेचर के मुताबिक, एज पर इट्स टेम्परेचर। रेडी? डिपेंड्स ऑन कलर ऑल्सो। भाई वो कलर पे भी डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बिकॉज वो एकदम बेसिक सिंपल एग्जांपल है, कुछ कंसेप्ट की बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई हम लोग विंटर के अंदर ब्लैक क्लॉथ पहने तो अच्छा रहेगा, बिकॉज सिंपल सी बात है भाई, ब्लैक कलर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, और ज्यादा से ज्यादा वो एमिशन करता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर से क्या होगा भाई, आपका बॉडी थोड़ा वार्मनेस फील करेगा। ठीक है, वार्मनेस। ओके, फिर और विंटर में, या विंटर की तो मैंने आपको बात की कि विंटर में ब्लैक क्लॉथ आपको बहुत काम आएंगे, मतलब थोड़ा वार्मनेस फील करेगा। फिर समर के अंदर आप लोग कौन से क्लॉथ पहनना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, व्हाइट क्लॉथ या तो लाइट क्लॉथ। मतलब व्हाइट या तो लाइट क्लॉथ में क्या होगा, थोड़ा सोचिए कि ये व्हाइट क्लॉथ होंगे भाई, व्हाइट क्लॉथ ये क्या करेंगे कि पहले तो एब्जॉर्प्शन कम करेंगे, एब्जॉर्प्शन, और रिफ्लेक्शन ज्यादा करेंगे। शांति से सोचिए, जितना इस पे हीट एनर्जी पड़ेगा, रेडिएंट एनर्जी पड़ेगा, उसमें से ऑलमोस्ट ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और ये जो एब्जॉर्ब करेगा वो बहुत ही कम करेगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा भाई कि ये समर के अंदर व्हाइट कलर आप लोग पहनोगे तो वो थोड़ा आपको ठंडा रहेगा। ठीक है, यू विल फील सम कोल्डनेस बाय वियरिंग व्हाइट कलर क्लॉथ। ओके, तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि भाई जो वेसल्स जो आप लोग यूज करते हो आपके किचन के अंदर क्या करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, आपके फूड को गर्म करने के लिए, उसे कुक करने के लिए, तो उसका जो बोला जाता है बॉटम, बॉटम ब्लैक कलर का होता है। क्यों? तो सबको पता होता है भाई कि ब्लैक कलर से क्या होगा कि वो ब्लैक कलर ज्यादा से ज्यादा जो बर्नर की फ्लेम होगी, उसकी जो आग होगी, उसमें से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पूरे का पूरा हीट एनर्जी क्या करेगा, जल्दी से फूड को ट्रांसफर करेगा, जिससे क्या होगा भाई एनर्जी कम लॉस होगा और फूड जल्दी से जल्दी कुक हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल वो दिया हुआ है। और फोर्थ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है थर्मोस का या तो फ्लास्क का। जो आप लोग थर्मोस यूज करते हो पानी को ठंडा या तो गर्म रखने के लिए, तो उसके लॉजिक क्या होता है, देखो उसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती है, एक बाहर की ओर, दूसरा अंदर की ओर। जो मैं बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में दिया होगा, मेरे भाई टिक कर लेना। ठीक है, ओके, तो दो सरफेसेस दी होंगी, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होगी जो आप लोग यूज भी करते हो डेली। कौन सी भाई? सिल्वर होगी। सिल्वर मतलब कि एकदम रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो अब उसके बेनिफिट क्या होगा, देखो कि बाहर की जो सराउंडिंग एनर्जी होगी वो जैसे ही उस पर पड़ेगी तो क्या कर देगा, उसे ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा हाँ उतना थोड़ा अंदर जाएगा, वो 100% तो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता ना भाई। सेम अंदर की सरफेस होगी ना, वो क्या करेगी, सोचिए कि अंदर जो गर्म या तो ठंडा पानी या तो कुछ अलग चीज होगी, तो वो चीज क्या करेगी, अपने में से रेडिएशन करती होगी। जो यहाँ पे मैंने लिखा था हर एक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे रेडिएशन तो करेगी ही। ठीक है, तो अंदर का जो पानी होगा वो या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, लेकिन वो रेडिएशन तो करेगा। तो वो रेडिएशन कहाँ पे जाएगा भाई, बाहर जाएगा। अगर वो रेडिएशन बाहर निकल जाएगा तो आपका पानी ठंडा होगा तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा ज्यादा तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो अंदर की जो रिफ्लेक्टिंग होल होगी वो क्या करेगी, समझ गए आप लोग, कि अंदर के जो पानी को क्या करेगी, उसके रेडिएशन को अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देगी, उसे बाहर निकलने नहीं देगी। इसलिए क्या होता है भाई कि उसके अंदर रहा हुआ पानी गर्म या तो ठंडा होगा तो वो गर्म रहेगा, ठंडा होगा तो वो ठंडा ही रहेगा। तो उसमें फोर्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इन चारों एग्जाम्पल से हम लोगों को जो सीखने मिलेगा वो मैं यहाँ पे अब लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, कि एनी बॉडी will partly absorb and
पार्टली एब्जॉर्ब मतलब समझते हो, कुछ वो एब्जॉर्ब करेगा एंड पार्टली, अब खास ध्यान रखना भाई, रिफ्लेक्ट द रेडिएशन, पार्टली रिफ्लेक्ट द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, तो उस पे जो रेडिएशन पड़ेगा मेरे भाई, उसमें से या कुछ अमाउंट का रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वो रिफ्लेक्ट कर लेगा। दो एग्जांपल्स की बात है, अगर वो सिल्वर का कुछ चीज होगा या तो रिफ्लेक्टिंग चीज होगा, ठीक है, स्टील का कुछ चीज होगा, सिल्वर का होगा, तो क्या करेगा आप ही सोचिए, वो थोड़ा एब्जॉर्प्शन करेगा और ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, जिससे वो ठंडा रहेगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि विंटर के अंदर जो आप लोग मेटल की चीजें टच करते हो तो क्या क्यों ज्यादा ठंडी होती है मेटल की चीजें, बिकॉज वो कम एब्जॉर्प्शन करती हैं और ज्यादा रिफ्लेक्शन करती हैं। वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो गर्म कैसे होगी भाई, इसलिए वो आपको ठंडी लगती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन की कोई चीज होगी या तो स्टील की कोई चीज होगी या तो मेटल की कोई चीज होगी तो वो आपको थोड़ा ठंडा लगेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विंटर का एग्जाम्पल ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा। रेडी। और एक मैं मस्त लाइन आपको लिख के दे रहा हूँ, चलो, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा। अभी जो हमने 4 एग्जाम्पल जो स्टडी किए, जिसे ऑब्जर्व किए, उससे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। द गुड एब्जॉर्बर, द गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर। सिंपल सी बात है भाई, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा मेरे भाई वो ज्यादा एमिट भी करेगा, जो कम एब्जॉर्ब करेगा वो कम एमिट करेगा। रेडी। नेक्स्ट एग्जांपल, द गुड रिफ्लेक्टर इज, नाम वैसा काम, द गुड रिफ्लेक्टर इज, रिफ्लेक्टर मतलब समझते हो स्टील सिल्वर की कोई चीज, द गुड रिफ्लेक्टर इज पुअर एब्जॉर्बर। सही है ना भाई, जो मेरे भाई ज्यादा रिफ्लेक्शन करता होगा वो एब्जॉर्ब क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि वो जो आएगा उसे रिफ्लेक्ट ही कर देगा, लेगा ही नहीं। इस पुअर एब्जॉर्बर, और जो पुअर एब्जॉर्बर होगा वो एमिटर भी क्या होगा, पुअर ही होगा ना, एंड पुअर एमिटर। थोड़ा दिमाग चलाइए भाई, आपको डाउट होना चाहिए, आपको क्वेश्चन तो होगा ही अभी ये सुन के। तो कौन सा क्वेश्चन होगा भाई कि रिफ्लेक्टर और एमिटर में क्या फर्क है। तो मेरे भाई रिफ्लेक्टर मतलब वो लेगा ही नहीं, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। और एमिटर मतलब क्या होगा मेरे भाई कि वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा फिर उसे एमिट करेगा, उसे छोड़ देगा, तो उससे बोलते हैं एमिटर। तो रिफ्लेक्टर किसे बोलते हैं, जो लेगा ही नहीं, डायरेक्टली जो रेडिएट एनर्जी उस पर पड़ेगी उसको डायरेक्टली वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, लेगा ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा रिफ्लेक्टर होगा मतलब कि जो ज्यादा रिफ्लेक्शन करता होगा वो कम एब्जॉर्ब करेगा, और कम जो एब्जॉर्ब करेगा वो कम एमिट करेगा। ये सब आपको एमसीक्यू में काम आएगा, ठीक है। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, वो आप लोग समझोगे तो ही आपकी टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया हुआ है ब्लैक बॉडी का वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे भी जो डिस्कस करने वाला हूँ वो बुक में नहीं होगा, लेकिन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट थ्योरी में काम आएगा, इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। रेडी। ओके, चलिए अब हम लोग डिफाइन करेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत ही काम का कंसेप्ट है, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं। द बॉडी, the body which will absorb, the body which will absorb all the radiant energy, all the radiant energy। रेडिएंट एनर्जी किसे बोलते हैं, अभी मैंने डिफाइन किया था ना भाई कि किसी भी बॉडी में से जो एनर्जी निकलती होगी, जो वेव्स निकलते होंगे, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। मतलब कहीं से रेडिएंट होना, रेडिएशन होना, एमिशन होना, एमिट होना, जो दूसरी बॉडी में से एब्जॉर्ब करेगी। द बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ही वर्ड पे आप लोग फोकस कीजिए, ऑल द, मतलब जितना भी उस पे रेडिएशन आएगा उस सभी को वो क्या कर लेगी भाई, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएट एनर्जी,
इंसिडेंट ऑन इट, उसको जितना एनर्जी पड़ेगा हर एक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो क्या करेगी भाई, जितना एब्जॉर्ब करेगी, अभी मैंने आपको सिखाया ना, द गुड कंडक्टर इज गुड एब्जॉर्बर और द गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, कि जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ही ज्यादा एमिट भी करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग क्या लिख सकते हो, कई स्टूडेंट को इस डेफिनेशन को पढ़ के, ये डेफिनेशन तो ऑलराउंडर डेफिनेशन, इसलिए मैंने यही लिखा हुआ है। सही में थोड़ा बोलते हैं ना कि थोड़ा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट रह जाता है, बाकी कौन सा, कि यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, द बॉडी विच विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएट एनर्जी एज वेल एज विच विल एमिट ऑल द रेडिएट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कि भाई परफेक्ट ब्लैक बॉडी अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा और अच्छा एमिटर भी होगा। ठीक है, इट इज परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर। परफेक्ट का मतलब समझते हो भाई कि आइडियली 100%, सही में 100% पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आइडियली 100% जितना भी एनर्जी आएगा, कोई भी एनर्जी, उससे वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको अगर देना हो तो आप लोग ले सकते हो भाई सन। सन के आसपास जितनी भी एनर्जी आएगी भाई वो हर एक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और सन ऑल द टाइप्स ऑफ वेवलेंथ को, हर एक वेवलेंथ को क्या करता है भाई, एमिट भी करता है। तो सन इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो मेरे भाई ध्यान रखना, कोई भी ब्लैक कलर को ही परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोला जाता है, दैट इज रॉन्ग। सन इज नॉट ब्लैक। ठीक है, सन को भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोला जाता है। जितने भी स्टार्स आपको दिख रहे हैं वो हर एक को परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके टेम्परेचर के मुताबिक वो क्या करेंगे, उन्हें एमिट भी करेंगे। ठीक है, तो सन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। चलो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी लेबोरेटरी के अंदर या तो प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो खास ध्यान रखना, इस तरह से कंटेनर होगा, ठीक है, जिसकी वॉल्स एकदम रफ होंगी, एकदम अंदर की वॉल्स एकदम रफ होंगी। उससे क्या बेनिफिट होगा, हर एक चीज में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए अब जब यहाँ से कोई एक वेव या तो कोई रेडिएट एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे एक स्पाइक रखा हुआ है। स्पाइक से क्या होगा, देखो आप कि वो फिर से रिफ्लेक्ट होके वापिस नहीं जाएगी। स्पाइक से क्या होगा कि वो अंदर ही अंदर क्या होगी, इरेगुलर, अंदर ही अंदर क्या होगा, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता रहेगा। और जिससे क्या हुआ भाई, आफ्टर सम रिफ्लेक्शन इसके अंदर जो जितना एनर्जी जाएगा वो सबको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि यहाँ से ये होल क्या होगा, एकदम स्मॉल होल होगा, एकदम छोटा वाला होल होगा, तो यहाँ पे एनर्जी बाहर नहीं निकल पाएगी। थोड़ा सोचिए। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो होल होगी वो आप लोग ज्यादातर क्या रखोगे, एकदम रफ। ठीक है, अंदर के होल को क्या रखोगे, एकदम रफ एंड ब्लैक वॉल, एकदम ब्लैक और रफ रखोगे तो उससे दो बेनिफिट होंगे। रफ होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगा, कॉमन सेंस की बात है, और ब्लैक कलर होगा तो वो और भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ब्लैक बॉडी किससे बोलते हैं, हम लोगों ने देखा ना भाई कि जो हर एक रेडिएट एनर्जी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पे आप लोग जितना एनर्जी दोगे वो क्या कर लेगी, वो अंदर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये क्या हो गया भाई, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए और भी एक एमसीक्यू आपको काम आएगा। For perfect black body, for perfect black body, एब्जॉर्प्टिविटी, नाम वैसा काम है भाई। एब्जॉर्प्टिविटी मतलब इट इज वन टाइप ऑफ नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, हाउ मच इट एब्जॉर्ब एनर्जी, कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिविटी। उसका सिंबल रहेगा ये, शायद ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा लेकिन आपको एमसीक्यूज में काम आएगा।
एंड उसकी एमिसिविटी, एमिसिविटी मतलब वो कितना एमिशन कर रही है, विल बी 1। 1 मतलब समझते हो सबसे हाईएस्ट रहेगा, याद रखना। यू कैन से 100%। तो परफेक्ट नाम ये इसलिए पड़ा हुआ इसका, परफेक्ट मतलब कि वो हर एक एनर्जी को एमिट तो एज वेल एज हर एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपको पूछा जाए कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी, या तो आपको पूछा जाए मेरे भाई सन, उसका एमिटिविटी एज वेल एज एब्जॉर्बिविटी कितना होगा, तो आंसर आएगा 1, मतलब कि 100% होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। यू कैन से ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ, सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर का एब्जॉर्बिविटी कम होगा, बहुत ही कम होगा, 2% 3% के आसपास। उसका रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होगा, 98%। ज्यादा वो क्या करेगा भाई, 90% के ऊपर रिफ्लेक्ट ही कर देगा, वो लेगा ही नहीं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी बहुत ही ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। रेडी। और इन वॉल्स को आप लोग क्या बोल सकते हो भाई, केवीटी वॉल्स। और इस होल को आप लोग बोल सकते हो केवीटी, या तो आप लोग बोल सकते हो केवीटी होल। केवीटी का मतलब मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है। केवीटी मतलब क्या होना, हर एक चीज का एब्जॉर्ब होना, कुछ ना कुछ भी बाहर नहीं निकलने देना, और हर एक चीज का एब्जॉर्ब होना, दैट इज फॉर केवीटी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये वोल्ट केवीटी का काम कर रही है कि वो हर एक जो एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। उससे उल्टा भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, उससे उल्टा। चलो अभी से भूल जाइए। अगर आप लोग सेम कंटेनर को देखो, आप लोग सेम कंटेनर को आप लोग अगर बाहर की ओर से गर्म करोगे, ठीक है, बाहर की ओर से आप लोग इसे गर्म करोगे, मीन्स इस केविटी वॉल्स को आप लोग अगर गर्म करोगे, ठीक है, चलो आप लोग इसे गर्म करोगे तो क्या होगा पता है, कि इसमें से आपको एनर्जी मिलेगा, मतलब कि ये क्या करेगी भाई, कुछ ना कुछ रेडिएशन भी करेगी इस होल में से, ठीक है। तो इससे उल्टा भी पॉसिबल है, मैंने बोला था ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब भी करती है, और उसमें से ऑलमोस्ट हर एक वेवलेंथ, हर एक फ्रीक्वेंसी का वेव्स भी इसमें से बाहर निकल सकता है। सन में भी एग्जाम्पल ले सकते हो भाई, सन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सन में ऐसी कोई वेवलेंथ ही नहीं है जो सन में से नहीं निकलती, ठीक है। हर एक वेवलेंथ को सन एमिट करता है। जितना मैंने आपको नाम दिया था ना, 7 नेम्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, गामा रेस, लाइट रेस, ठीक है, इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रावायलेट, हर एक को, एक्सरेज, हर एक को क्या करता है सन अपने में से एमिट करता है। ये क्या हो गया, एमिशन का एग्जाम्पल। और ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल। बस ये चीज को आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में तो जो बुक में दिया हुआ उतने आप लोग टिक कर लेना, लेकिन ये चीज आपको पता होगी तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आगे का कॉन्सेप्ट। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस हर एक चीज को रिवाइज करके फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और हम लोग विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को स्टडी करेंगे। विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एज वेल एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको डाउट हो तो आप लोग मुझे खास इन्फॉर्म कीजिएगा, टेक्स्ट बुक में टिक कर लेना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।